हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एसके झा सर का जो बिग बूस्टर ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है उसका सेट नंबर 81 है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। किसके लिए? तो BSPSCL ग्रेड 3 टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो रीजनिंग से स्टार्ट है वो देखते हैं हम लोग का ये 8वां टेस्ट होगा और सर का जो है 81 टेस्ट है। ये देखिए यहाँ क्या कह रहा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये हम नहीं पढ़ेंगे, देखिए संबंधित शब्द है, डायरेक्ट देख लीजिए। एम्पियर, एम्पियर जो है करंट को मापता है, मतलब विद्युत धारा के प्रवाह को मापता है। किसको मापता है? प्रवाह को। तो फायदम आपने जीके में पढ़ा होगा कि फायदम किसको? समुद्र में जल की गहराई को मापता है। तो ये जल की गहराई आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसको कितना फास्ट आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए माइनस है तो देखिए ई वाला का संबंध है पी क्यू की माता, तो देखिए ए जो होगा किसकी माता होगा? बी की माता। ठीक है, माता हो गया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, परसेंटेज का मतलब है पी क्यू का भाई है, इसका मतलब बी जो है सी का भाई है। क्या है? सी का भाई है, भाई हो गया। आगे देखिए स्टार का मतलब है पी क्यू की बहन है, तो देखिए सी जो है बहन है किसकी? डी की बहन है। ठीक है, अब डी का लिंग नहीं खुला है, जो डी मेल है कि फीमेल। अब देखिए प्लस का अर्थ है कि पी क्यू के पिता है, तो आप देखिए खुल गया। डी किसका पिता है? तो डी पिता है किसका? ई का। किसका? ई का। अब कह रहा है ए का ई से संबंध कौन है? तो ए जो है ई का कौन लगेंगे? ए का बेटा है डी, और डी का क्या है? बेटा या बेटी है ई, तो ये क्या लगेंगे? ई का दादा लगेंगे, दादी दादी, क्योंकि ये माइनस है तो दादी लगेंगे। क्या लगेगी? दादी लगेगी। ठीक है, आगे देखिए इसको बनाने के लिए पहले आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए सब में चार चार का है, चार चार का पेयर बना ही हुआ है कोमा डाल करके। आप देखिए तो पी क्यू आर एस, यहाँ देखिए पी क्यू आर एस, यहाँ देखिए पी क्यू आर एस, ये तो बहुत आसान है। पी क्यू आर एस, तो देखिए एस आर क्यू पी किस में है? तो एस आर क्यू पी ऑप्शन नंबर 1 में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए अगर कह रहा है कि प्लस को माइनस से बदल दिया जाए, प्लस को माइनस से माइनस हो गया, प्लस, ठीक है, गुना को भाग से बदल दिया तो यहाँ भाग हो गया, यहाँ क्या हो गया? गुना हो गया। अब बोर्ड मास का रूल क्या होता है? 19 के टेबल में 152 कितने बार में आता है? 8 बार में। तो 10 माइनस 8 और माइनस 3 दूना कितना? 6। अब देखिए 10 में से 8 क्या कितना हुआ आपका? 10 माइनस 8 और 3 दूना 6 प्लस में। अब 10 में से 8 क्या? 2, 2 प्लस 6 कितना हुआ? 8। 8 ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। क्या है? ए है आपका ऑप्शन नंबर। ए आपका क्या है? 8 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करेक्ट चित्र में x के जगह पर, मतलब ये लुप्त स्थान के जगह पर, देखिए इसको हिट एंड ट्रायल मेथड देखिए क्या चल रहा है, कैसे ये 6 4 से 20 आया है। तो देखिए 6 का अगर 6 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 दूना 20, लेकिन यहाँ देखिए 3 2 5, 5 दूना 10 तो हो नहीं रहा है यहाँ पर जोड़ करके। तो अब दूसरा उपाय देखिए, 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 6 36 माइनस 16 कितना हुआ? 20 हुआ कि नहीं? यहाँ देखिए 3 3 9 का स्क्वायर, 4 चौका 16 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना होता है? एक बार हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, एक बार हम घटा देते हैं, गुना कर देते हैं, तो इससे आपका कितना आया? 7। चाहे आपको 16 में से 9 गया तब भी आपका 7 नंबर ऑप्शन क्या है? डी है। क्या है? डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ये आपका ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका किससे है? ये क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है। किससे है? सिटिंग अरेंजमेंट से। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहा है 6 आप पर्सन है, 6 गो पर्सन है। ठीक है, अब कहा है कि मुंह सबका केंद्र की ओर है। जरूरी नहीं है इस क्रम में, इतना तो लिखा ही रहेगा, काम के बाद देखते हैं। एम सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सी के बाएं पहला दूसरा पर क्या है? एम है। पहला नहीं दूसरा पर है, तो ये पहले हो गया, यहाँ एम होगा। सी के बाएं दूसरे पर एम है। एच जी के निकटतम दाएं स्थान पर है, एच जो है जी के निकटतम दाएं स्थान पर है। ठीक है, दाएं स्थान पर है। अब देखिए के जे के दाएं से दूसरे स्थान पर है, के जो है जे के दाएं से, जे के दाएं दूसरे स्थान पर क्या है? के है। कह रहा है के है। सी के निकटतम बाएं है, सी जो है के निकटतम बाएं है, के निकटतम बाएं सी हो गया। अब देखिए के कितना? दूसरे स्थान पर। अब आपका था क्या? के जो है जे के दाएं दूसरे स्थान पर, जे के दाएं दूसरा स्थान पर, तो जे के दाएं दूसरे स्थान पर हो गया। अब देखिए एच जी के दाएं एच है, जी के दाएं क्या है? जी के दाएं क्या है आपका? एच है। अब देखिए इधर की ओर दाएं होता है, इधर की ओर आपका इधर की ओर दाएं होता है, इधर की ओर बाएं होता है। अब देखिए यहाँ अब आपसे कहा है क्या, जो एच क्रमशः जे और जी के निकटतम पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व करता है। जे और जी के निकटतम पड़ोसी, जे के पड़ोसी कौन है? एम सी,
और आपका और इसका जी का पड़ोसी कौन है, एम एच, एम सी और एम एच, एम सी और एम एच, एम एच जी का पड़ोसी कौन सा विक्रेता क्रमशः जे और जी के निकटतम पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व करता है। जे और जी के निकटतम पड़ोसी, जे और किसका, जी का निकटतम पड़ोसी, तो जे और जे का, जी का निकटतम पड़ोसी, जी का निकटतम पड़ोसी के एच। अब आपसे क्या कहा था, एच जी के निकटतम दाएं हैं, जी के निकटतम दाएं हैं, सॉरी दाएं ना लिखा था, तो जी के निकटतम दाएं हैं। देखिए तो जे के पड़ोसी जी के निकटतम दाएं, तो इधर न जाएगा। अब देखिए जी के निकटतम पड़ोसी आपका क्या है, के और एच है, एम का, जे का क्या है, एम और सी है, एम और सी और के एच किस में है, डी नंबर ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसका, 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इसमें प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। देखिए तो इसमें देखिए, ये देखिए 2, 11 और 2 13, 15 2 17 और 19 2 21 हो गया ये। अब देखिए इसका अल्टरनेट देखिए, 2 का छोड़ करके 2 अल्टरनेट चल रहा है, 19 में से 3 गया 16, 16 में से 3 गया 13, 13 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 10 होगा। 10 किस नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, 10 नंबर हो जाएगा आंसर। अब देखिए कुछ आगे देखते हैं हम, आगे क्या कर रहा है, आगे आपका किसका है, सेलोलिज्म का है। कर रहा है कुछ मोबाइल जो है आपका, कुछ मोबाइल जो है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब कहा है सभी इंस्ट्रूमेंट हैवी आइटम है, सभी स्टूडेंट एच आइटम है। ठीक है, एच आइटम है। अब देखिए कह रहा है कि कुछ मोबाइल हैवी आइटम है, कुछ मोबाइल जो है, अब देखिए मोबाइल का ये वाला पार्ट्स हैवी आइटम है, ये आपका सही है। कोई मोबाइल हैवी आइटम नहीं है, कह रहा है कोई मोबाइल हैवी आइटम नहीं है, कैसे, ये वाला पार्ट तो है, ये गलत हो गया, ये आपका गलत है। कुछ हैवी आइटम इंस्ट्रूमेंट है, हम देखिए कुछ है होगा जो इंस्ट्रूमेंट है ये वाला पार्ट्स, तो ये आपका सही है। तो कौन सही होगा, 1 और 3, 1 और 3 कौन सा ऑप्शन में है, तो 1 और 3, 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी आपका 1 और 3 है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कहा है कि एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, किसने कहा, रमेश ने कहा कि व्यक्ति मेरी माँ की इकलौते संतान, तो अपने माँ की इकलौते संतान कौन होगा, रमेश होगा। ठीक है, रमेश है, और इकलौते संतान का बेटा है, रमेश का बेटा है, तो रमेश उस व्यक्ति से क्या लगेगा, पप्पा, पप्पा लगेंगे, पप्पा में कौन है, पिताजी। अब देखिए इसमें आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से त्रिभुज को काउंट कीजिए, किसको काउंट करने के लिए, त्रिभुज को काउंट कीजिए। देखिए त्रिभुज का रूल होता है, अगर ऐसे दिख जाए कहीं पर आपको इसको जोड़ लीजिए, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 3 कितना बन रहा है, देखिए यहाँ 3 बना, यहाँ 3 बना, 3 3 कितना हुआ, 6, 6 हो गया। इधर से देखिए, इधर से 1 बना और इधर से 1 बना, तो 6 2 कितना 8, एक स्क्वायर में 8 त्रिभुज है, 8 8 16, 8 8 कितना हो गया, 4 गो स्क्वायर है, 4 गो स्क्वायर में आपका कितना हो जाएगा, 32, 32 त्रिभुज हो गया यहाँ तक। 32 त्रिभुज के बाद देखिए आप, 32 के बाद देखिएगा ये वाला पार्ट्स आपका कितना बन जाएगा, 33, ये वाला पार्ट्स कितना बन जाएगा, 2 गो, और यहाँ से यहाँ ये पूरा कितना, 3 गो, 3 इधर 3 इधर कितना, 6, 6 और बन गया। ठीक है, आगे देखिए इधर भी 3 3 आपका 6 बन गया, कते हो गया, 6 6 12, 12 32 और 12, 2 2 4, अब कितना हो गया, 3 1 4, अब हो गया आपका 44, कितना बन गया, 44, 44 बन गया। अब 44 के बाद देखिएगा, 44 के बाद आप, अब आपको दिखाते हैं हम क्या होता है 44 के बाद। देखिए 44 हो गया आपका। अब देखिए इधर यहाँ से यहाँ तो हमने कहा था ये आपका, ये तो ले लिए। अब देखिए तो ये वाला पार्ट्स नहीं लिए हैं, एगो, ये वाला पार्ट्स क्या हो गया, 2 गो, ये वाला पार्ट्स 3 गो, ये वाला पार्ट्स कितना, 4 गो, तो अब 4 4 उधर भी 8 8, 44 8 कितना हो गया, 8 4 12, 52 गो, 52 गो हो गया। 52 यहाँ से यहाँ एक कितना, 53, यहाँ से यहाँ एक क्या होगा, 54, और 54 हो गया। 54 के बाद देखिए तो ये ऊपर वाला पार्ट्स भी नहीं लिए, 54 और ये कितना हो जाएगा, 55, और ये 56, एक का एक 2 2 2 4, 56 और 4 कितना, 60, 60 नंबर ऑप्शन क्या है, बी नंबर में। ठीक है, चलिए देखिए अब देखिए आपका, अब आपको हम चलते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर ये सब जीके पर जो है 11 नंबर से स्टार्ट है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध आपको पता होना चाहिए, जो 22 अक्टूबर, किसको, 22 अक्टूबर 1764 को, जो मीर कासिम था बंगाल का भगोना नवाब, ये सब, और आपका हेक्टर मुंडो शायद, हाँ ये सब के सब बीच हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा
है। तो आगरा को बसाया था सिकंदर लोधी। कौन बसाया था सिकंदर लोधी। कौन बताया था आगरा को? सिकंदर लोधी बसाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 1909 में जेल में से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने फिल इन द ब्लैंक्स और दो साप्ताहिक समाचार पत्र, मतलब अरविंद घोष जब 1909 से जेल से बाहर आया था, कौन 202 पत्रिका का उसने चलाया था? कौन सा 2 पत्रिका निकाला था? तो अंग्रेजी में कर्मयोगिन और बंगाली में धर्म, अंग्रेजी में कर्मयोगिन और बंगाली में धर्म पत्रिका लॉन्च किया था। कौन? अरविंद घोष 1909 में जेल से आने के बाद। भारत के धान के प्रदेश में कितना सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्रों में स्थित है? धान मतलब धान को उपजाने के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है? तो ये आपका होता है 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के सूत्रपात कौन है? तो ये एम.एस. स्वामीनाथन। अब कह रहा है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है तो ये आपका बजट उल्लेखित नहीं है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में 112 अनुच्छेद में है, लेकिन बजट शब्द का अनुच्छेद में आपका नहीं है, मतलब बजट शब्द का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किसके संबंधित है? विभाजन करता है वो नीति और कार्यान्वयन के संबंधित है। नीति और क्रियान्वयन मतलब नीति बनाएगा और क्रियान्वयन करेगा, उसको लागू करेगा, इससे संबंधित है कौन सा? आपका ये। और ये आपका अनुच्छेद कितना में है? 77 में। कितने में? 77 में। ठीक है, अब देखिए हाल ही में किससे एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बी.आर. कंबोज, याद कर लीजिए, बी.आर. कंबोज को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है हाल ही में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितना है? तो भारत 85वां नंबर पर है। कितना में? 85 नंबर पर है। ठीक है, भारत। कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मालवा मुक्त करने की घोषणा की है? इसरो ने कब तक अंतरिक्ष यानों को मालवा मुक्त करने की घोषित की है? तो ये की है आपका कब तक? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। ठीक है, आगे देखिए क्या करा है। बल बिलो की बहुत मेज बेचा कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार बार बार आ रहा है, इसलिए हम आपको इसमें कुछ ट्रिक बता देते हैं। ये आपका अनुप्रास होगा। देखिए जिसमें किसी अक्षर का बार बार रिपीट हो, देखिए ब अगर बार बार अक्षर का रिपीट होगा तो किसी अक्षर का बार बार रिपीट होगा तो अनुप्रास अलंकार होगा। बार बार किसी अक्षर का रिपीट होगा तो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब देखिए किसी शब्द का यमक अलंकार में क्या है? इसका आंसर तो अनुप्रास हो गया। यमक अलंकार का होता है, जैसे देखिए किसी शब्द जो है 2 से 3 बार प्रयोग हो, 2 से 3 बार और उसका अलग अलग अर्थ निकले। कितना निकले? अलग अलग अर्थ, तब कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, तो 3 बेर मतलब 3टा बेर और 3 बेर मतलब 3 टाइम्स। दोनों शब्द का बेर का क्या हुआ? अलग मीनिंग हुआ, तो ये आपका यमक अलंकार हुआ। कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। कौन अलंकार? यमक अलंकार। अब देखिए जब हम बात करते हैं, अब अलंकार के बाद आपका क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है जिसमें क्या होता है आपका, देखिए तुलना किया आता है कैसे? जैसे देखिए मतलब जब गुण धर्म के समानता के कारण उपमान की संभावना ली जाए और उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे कहती हुई यूं उतरा ने नेत्र जल से भर आया, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गया पन कज नया। अब देखिए यहाँ अब हम कहती हुई यूं उतरा ने नेत्र जल मतलब कोई चीज कह रहा है उसे उसका नेत्र भर रहा है, तो ये उत्प्रेक्षा है। क्या है? उत्प्रेक्षा है। अब मानवीकरण अलंकार जो होता है आपका, मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? प्रकृति के चीज को मानवीय भावनाओं के साथ वर्णन करते हैं तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। अब देखिए हर्षाया ताल जो है भर के पानी लाता है जब हर्षाया हुआ होता है, तो ये मानवीकरण अलंकार है, प्रकृति के साथ जोड़ता है इसको। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे हम, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से शब्द का कौन सा विकल्प प्रत्यय का उचित उदाहरण नहीं है? किसका उचित उदाहरण नहीं है? प्रत्यय का उचित उदाहरण नहीं है। देखिए लालिमा में ईमा प्रत्यय पड़ता है, वरिष्ठ में इष्ट प्रत्यय है, भूखा में खा पड़ता है, लेकिन इसमें कुचक्र में कोई क्रॉ प्रत्यय नहीं है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब देखिए यहाँ कर रहा है मुरली गांव से चला गया। गांव से क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। दूर होने के लिए अपादान कारक से, करण से होता है उसका मतलब किसी चीज के सहायता से कोई काम करते हैं। तो कदाचित संध्या को पानी बरसे,
इस वाक्य का काल होगा। तो कदाचित क्या बोला है आपसे, कदाचित संध्या को कोई पानी बरसे। तो इसमें देखिए आपको संभावना को दर्शाता है कि कदाचित, कदाचित लगा है, संभावना को दर्शाता है। तो संभावना को दर्शाएगा तो संभाव्य भविष्यत काल होगा इसमें। अब कह रहा है क्या आपका, कह रहा है कि मैं अपमान नहीं सह सकता। रेखांकित में आपका कह रहा है कि मैं अपमान नहीं सह सकता। रेखांकित में अपमान का पर्यायवाची आपसे पूछा है, तो अपमान का पर्यायवाची जो होता है नहीं है वो पूछा है। तो अवज्ञा है, अवहेलना भी होता है, तिरस्कार भी होता है, लेकिन मद अपमान का पर्यायवाची नहीं है। चलिए देखिए, कह रहा है कि किसी बात पर स्थिर न रहना, इसका कौन सा मुहावरा का अर्थ है। तो गिरगिट की तरह रंग बदलेगा तो किसी बात पर स्थिर नहीं रहेगा। आगे देखिए, कह रहा है कि विस्तार का विलोम शब्द कौन सा है। विस्तार का क्या बोला है आपसे, विलोम शब्द। विलोम मतलब क्या होता है आपका जस्ट अपोजिट। तो ये क्या होता है, संक्षेप, संक्षेप एब्रीविएशन में। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा आपसे, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण आपका नहीं है, कौन सा नहीं है, ये आपका सरोद नहीं होगा। निह जोड़ तेज होता है, तो ये देखिए प्रह जोड़ अक्ष होता है, प्रह देखिए जोड़ अक्ष, तो ये आप में क्या आया, विसर्ग आया कि नहीं। देखिए प्रह जोड़, अब निह जोड़ आकार होता है, इसमें भी विसर्ग आया। सह जोड़ क्या होता है, रोध, तो ये भी इसमें विसर्ग आया, लेकिन इसमें आपका किसमें, आपका सरोद में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, सरोद में नहीं होता है। सरोद में विसर्ग नहीं है, सरोद का संधि विच्छेद नहीं होगा, सह नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये विसर्ग नहीं है। अब करा के महौषध का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, महौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाजोड़ औषध होता है। महाजोड़ औषध किसमें, आपका ऑप्शन नंबर सी में, महाजोड़ औषध। अब देखिए, बखूबी में कौन सा समास है, बखूबी, बखूबी आपका अव्यवी भाव समास होता है। बखूबी क्या होता है, अव्यवी भाव समास। अव्यवी भाव समास आपका क्या होता है, बखूबी होता है अव्यवी भाव समास। अव्यवी भाव समास में खूबी सहित होगा, इसका विग्रह करेंगे तो खूबी सहित को बखूबी बोलते हैं। अब चलते हैं इंग्लिश की ओर, किसकी ओर, इंग्लिश की ओर। अब देखिए इंग्लिश में क्या है आपका, देखिए आपका इंग्लिश में कुछ बोला है कि एंटोनिम्स खोजने के लिए, जस्ट अपोजिट, विपरीतार्थक शब्द खोजने के लिए। अब देखिए विवासिटी का मतलब क्या होता है, विवासिटी का मतलब होता है ऐसा चीज जो एनर्जी से भरा हो और गुड स्पिरिट हो। गुड स्पिरिट का मतलब क्या होता है, गुड स्पिरिट का मतलब होता है एनर्जी से भरा हो, ऊर्जावान, ऊर्जावान और स्पिरिट क्या हो, आत्मा अच्छा हो, शुद्धि वाला हो, तो इसको कहेंगे एपैथी। एपैथी जो घृणा करने वाला हो, इसका अपोजिट होगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या कर रहा है, कौन सा इसमें ग्रामेटिकल एरर है वो खोजने के लिए एरर करेक्शन है। देखिए कह रहा है ही डिस्क्राइब द पैलेस विविध दैट इंस्पायर्ड इन अस ए विश टू विजिट द सेम। अब देखिए ये कह रहा है कि इसमें कौन सा पार्ट्स में आपका क्या कर रहा है, गलती है। तो देखिए यहाँ यहाँ फर्स्ट पार्ट्स में गलती है। फर्स्ट पार्ट में क्यों गलती है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्यों गलती है, तो देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में इसलिए गलती है कि डिस्क्राइब द पैलेस विविध। अब देखिए विविध एडजेक्टिव है और ये पैलेस नाउन है, तो विविध पहले आएगा, पैलेस क्या आ जाएगा, बाद में जाएगा, ठीक है। अब देखिए वुड यू माइंड, माइंड प्लस V4 होता है, याद रखिएगा V4। स्टार्ट प्लस V4 होता है, अगर ये स्टार्ट और माइंड कहीं आ जाए तो आप लगा दीजिएगा। इट इज यूज टू प्लस V4 होता है, ये सबके साथ V4 होता है, आप याद रख लीजिए। तो कह रहा है कि वुड यू माइंड, क्या बोला है आपसे, वुड यू माइंड, एक मिनट क्या में ओपनिंग, ओपनिंग मतलब कि वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस स्टेयर, ठीक है, आपसे ये बोला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू स्टीर क्लियर ऑफ, टू स्टीर क्लियर ऑफ मुहावरा का जो फ्रेज का मीनिंग होता है वो होता है अवॉइड, मना कर देना, मना कर देना। टू स्टीर क्लियर ऑफ मतलब मना कर देना, ठीक है। कह रहा है कि ए पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच, स्पीच में जो बहुत रिजर्व होता है उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोलते हैं हम रिटिसेंट। रिटिसेंट का मतलब होता है एकदम स्पष्ट उच्चारण करके बोलना, उसे रिटिसेंट करेंगे। अगर प्रिजर्व स्पीच में होगा तब, लेकिन अगर अच्छा होता, गुड होता है स्पीच में तब इलोक्वेंट होता है, अच्छा बोलने वाला। कॉन्फिडेंट होता है तो कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस से बना है, आत्मविश्वास जिसमें भरा रहेगा। कह रहा है कि इसमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है, तो वर्ड है, ठीक है। जीमेल, फोटोशॉप, क्रोम नहीं होगा। इसमें से कौन सा कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है, टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है, कौन सा कमांड जो आपका टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करेगी, तो ये आपका देखिए अंडरलाइन टेक्स्ट फॉन्ट को करेगी प्रभावित। अब देखिए अंडरलाइन भी करेगी, लेकिन कौन नहीं करेगा, आपको इटैलिक भी करेगा, बोल्ड भी करेगा, बट बॉर्डर टेक्स्ट को फॉन्ट को प्रभावित नहीं करेगा। कह रहा है कि
वर्ल्ड में डिफॉल्ट जूम का स्तर कितना होता है, डिफॉल्ट जूम का स्तर वर्ल्ड में कितना पर सेट किया जा सकता है, तो ये आपका होता है 100% पर। कितना पर होता है, 100% पर। वर्ल्ड में डिफॉल्ट जूम होता है 100% पर। एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करने समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए संयोजन, कॉपी के लिए कंट्रोल सी होता है, पेस्ट के लिए कंट्रोल भी होता है। कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल भी किस में है, डी नंबर ऑप्शन में। किस में है, डी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। आगे आपसे क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव डायलॉग बॉक्स को किसको दबाकर खोल सकते हैं, तो ये F12 बटन को दबा करके, किसको दबा करके, F12 बटन को दबा करके। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसमें स्प्रेडशीट आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्सेल का स्प्रेडशीट बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के कौन सा सूट का एक हिस्सा है, कौन सा सूट का एक हिस्सा है, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा है, ठीक है। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है आपको किस में मदद करता है, तो ये देखिए डाटा को स्टोर करने में, डाटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा को गणना करने में उपयोग सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी। अब देखिए क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड के टेबल में रोज और कॉलम की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। एमएस वर्ड के टेबल में रोज और कॉलम की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अब देखिए एक एक कितनी हो सकती है, एक एक, एक पंक्ति और एक स्तंभ, एक रोज और एक कॉलम हो सकती है न्यूनतम संख्या में। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने के लिए किस संक्षिप्त कुंडी मतलब शॉर्टकट को जीते, F7 से स्पेलिंग चेक होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका नहीं है, एक अच्छा तरीका आपसे नहीं है पूछा है, तो देखिए एक अच्छा तरीका नहीं है कौन, तो ये आपका स्लाइड एनिमेशन और ध्वनियों जैसे कई विशेष प्रभावों को उपयोग करना, ये आपका नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए आपका टीसीपी और आईपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में संदर्भ में जीयूआई का विस्तार रूप क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। आगे तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज ओएस, किसमें, विंडोज ओएस में आता है, और उसे क्या कहा जाता है, विंडोज ओएस में जो माइक्रो ये आता है मैसेजिंग आता है, उसे क्या कहते हैं, मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज ओएस में आता है उसे क्या कहते हैं, तो विंडोज मैसेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं, विंडोज मैसेंजर। कह रहा है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है, देखिए प्रिंटर आउटपुट देता है, प्रोजेक्टर भी देता है, मॉनिटर भी देता है, लेकिन स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जुड़ा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 8 पोल लैंप बाइंडिंग है, नंबर ऑफ पोल्स कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। लैंप बाइंडिंग डीसी मशीन में 720 आर्मेचर कंडक्टर्स है। आर्मेचर कंडक्टर कितने हैं, आर्मेचर, ठीक है, कंडक्टर ये कितना है आपका 720 है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि पोल पिच का 70% है। पोल पिच जो है, पोल पिच वो कितना है आपका 70%, मतलब 70% है, ठीक है। अगर इसको वैल्यू जाएगा तो डेसिमल में कितना जाएगा, 0.7%, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया। अब कह रहा है कि अगर हमको निकालना है प्रत्येक पोल आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, तो पर पोल आर्मेचर कंडक्टर निकालना है आपका, आर्मेचर कंडक्टर निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 720 में जो आर्मेचर कंडक्टर है उसको नंबर ऑफ पोल से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, यहाँ से 90 आया, कितना आया, 90 आया। अब सक्रिय आर्मेचर कंडक्टर की संख्या आपका कितना होगा, जो एक्टिव आर्मेचर है उसका संख्या आपको आएगा कितना, तो उसका संख्या आएगा 0.7 इंटू 90, 0.7 इंटू 90 करेंगे तो 63 आएगा, 63 आएगा, कोई दिक्कत। अब हमको निकालना है क्या, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर्स की संख्या, तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका कौन सा आर्मेचर कंडक्टिव आया है उसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ पोल से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा, लगभग 7.9 के इक्वल टू आएगा, तो लगभग ये कितना होगा 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8, ठीक है, लगभग में आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है कि वाइल सर्किट ब्रेकर में चिंगारी को बुझाने के लिए अनुप्रयुक्त किया गया माध्यम कौन सा है, तेल होता है। क्या होता है, तेल होता है। क्या होता है, तेल होता है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर कोर किस लिए लैमिनेटेड की जाती है, ट्रांसफार्मर का जो कोर है किसके लिए लैमिनेटेड की जाती है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां 3 फेज अल्टरनेटर्स
द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति को समांतर जोड़ा जाता है। समांतर जोड़ा जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जनरेटिंग स्टेशन। उस स्थान को जनरेटिंग स्टेशन कहा जाता है जहां 3 फेज अल्टरनेटर्स द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति को समांतर जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की 12 वोल्ट और 2.5 एम्पियर रेटेड की गई है। दो सेकेंडरी वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी हुई है, तो सेकेंडरी आउटपुट आपको निकालना होगा। क्या कर रहा है कि सेकेंडरी आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज और करंट क्या है, ये आपको निकालना है। तो देखिए इसमें है क्या क्या, जब भी हम बात करेंगे सेकेंडरी वोल्टेज पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए वोल्टेज तो आपका सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। वोल्टेज आपका कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो देखिए वोल्टेज कितना हो जाएगा, टर्मिनल पर वोल्टेज निकालना है, तो ये तो 24 वोल्ट हो जाएगा, सॉरी 24 वोल्ट हो जाएगा, ये 24 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एम्पियर है, करंट उतना ही रहेगा, 2.5 रहेगा, 2.5 करंट रहेगा। करंट कितना रहेगा, 2.5 ही, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, कह रहा है मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में 12 वोल्ट 2.5 रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी है, तो नीचे जो सेकेंडरी नीचे आउटपुट जो होगा 24 वोल्ट हो जाएगा और करंट वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि नियंत्रक उपकरण के रूप में प्रयुक्त मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी इनमें से किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? ओवर लोडेड से सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा, एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर और घरेलू खाद्य प्रोसेसर में इनमें से कौन सा मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो यूनिवर्सल मोटर का। किसका प्रयोग किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का। किसका, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा है? टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर का प्रयोग प्रकार कौन सा है? तो ये रिलेक्टेंस मोटर होता है। कौन सा होता है, रिलेक्टेंस मोटर होता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर, जब बात करते हैं सर्किट ब्रेकर में रिले का कार्य क्या होता है? रिले का कार्य क्या होता है सर्किट ब्रेकर में? तो जब एग्जीक्यूटिंग मात्रा एक निश्चित पूर्व निर्धारित मान तक पहुंचती है तो संपर्कों को बंद करना सर्किट ब्रेकर का काम होता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर का काम होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या ना आपका, देखिए कह रहा है कि 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है, तो वार्षिक लोड फैक्टर 50% है, तो प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा? देखिए प्लांट का शक्ति जो है कितना है, 25 मेगावाट है। ठीक है, और अधिकतम मांग जो है मैक्सिमम डिमांड जो आपका हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20 मेगावाट हो रहा है। कितना हो रहा है, 20 मेगावाट हो रहा है। अब वार्षिक लोड फैक्टर जो है, ईयरली लोड फैक्टर जो है आपका कितना है, 50% है। कितना, 50%। तो औसत लोड जो होगा, एवरेज लोड जो होगा आपका, एवरेज लोड वो कितना होगा? तो देखिए वो हो जाएगा 20 का जो मैक्सिमम लोड है उसका 50%, तो 50% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मेगावाट हो जाएगा। और एवरेज लोड इक्वल टू क्या होगा, अधिकतम मांग गुने कितना, ये ईयरली लोड फैक्टर परसेंट। ठीक है, ये हो गया आपका। अब प्लांट का जो कैपेसिटी है फैक्टर है, प्लांट का जो कैपेसिटी फैक्टर निकालना है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ये जो निकालना है फैक्टर, इसका मतलब होता है जो एवरेज लोड आया है, क्या आया है, एवरेज लोड आया है बाय प्लांट का कैपेसिटी, क्या, प्लांट का कैपेसिटी इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो देखिए 10, प्लांट का कैपेसिटी कितना था, 25 गुने 100, तो 25 चौका 100, 10 चौका कितना, 40%, लगभग कितना, 40%, बी ऑप्शन। डीसी ड्राइव मोटर ज्यादातर कितने क्वाड्रेंट में संचालित किए जा सकते हैं? कितने क्वाड्रेंट में संचालित किए जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट में। कितने क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में। निम्न में से कौन सा पावर प्लांट यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम जैसे ईंधन पर चलता है? तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, 63 क्वेश्चन देखिए कितना क्वेश्चन है ये, 63 नंबर। कह रहा है कि 63 नंबर देखने के लिए देखिए आपको 63 नंबर क्या कहा है, कह रहा है कि नंबर ऑफ पोल्स कितना है आपका, 4 है, पी का संख्या। ठीक है, 4 है आपका। ठीक है, आवृत्ति कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ज है। अब देखिए रोटर की गति जो एन आर है वो कितना है आपका, 1455 आरपीएम है। ठीक है, तो एन एस इक्वल टू आपको पता होगा कितना होता है, 120 इंटू एफ बाई क्या पी, यहाँ से निकालोगे तो क्या कितना होगा, 120 इंटू 50, अब बाई कितना करेंगे 4, तो 4 तिया 12, 30 5 कितना, 1500 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कह रहा है कि गति है, चलती है, तो स्थित घूर्णन का ईएमएफ निकालना है। क्या निकालने के लिए कहा है, ईएमएफ। अब देखिए स्लिप इक्वल टू क्या होता है, एन एस माइनस एन आर
बाई एन एस, ठीक है। अब देखिए एन एस माइनस एन आर, 1500 माइनस कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 1455 बाई कितना हो जाएगा आपको 1500, तो ये वो लगभग 0.03 के इक्वल टू आएगा। एफ आर इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू फ्रीक्वेंसी। एस कितना है आपका, स्लिप परसेंट कितना निकला है 0.03, आई इंटू कितना 50, इसको करेंगे तो कितना आएगा, स्लिप निकला है 0.03, अब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 हट जाएगा, ठीक है, 1.5 हट जाएगा। अब देखिए 1.5 हट जाएगा, अब निकालने कैसे हुआ है, पहले आप यहाँ से निकाल लीजिएगा क्या, एन एस निकाल लीजिएगा, एन एस निकल जाएगा तो आपका स्लिप निकाल लीजिएगा, एन एस माइनस क्या एन आर बाई क्या आप कर दीजिएगा एन एस। ये निकालने के बाद अब निकालना है आपको क्या, ई एम एफ, तो ई एम एफ इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू क्या एफ, एस क्या है आपका, एस जितना है, एस जो स्लिप निकला है वो डाल दीजिए, एफ डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि 50 हर्ट्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पावर प्लांट में 4 पोल अल्टरनेटर की रोटर गति कितनी होगी, रोटर गति बोला है 4 पोल अल्टरनेटर की, तो एन आर इक्वल टू भी वही फार्मूला लगा दीजिए, 120 इंटू एफ बाई क्या पी, ठीक है, 120, एफ का वैल्यू कितना है 50, अब बाई पी का वैल्यू कितना है 4, इसको करेंगे 4 तिया 12, कितना आ जाएगा 1500 आरपीएम, कितना आ जाएगा 1500 आरपीएम, ठीक है। एन आर भी उसी फार्मूला से निकाल लीजिए, 120 इंटू एफ बाई क्या पी, ठीक है। आगे आर्मेचर कोर के स्लॉट में उनके विशिष्ट अनुक्रम में अंतिम कनेक्शन के साथ इंसुलेटेड कंडक्टर की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहा जाता है, क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो वाइंडिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वाइंडिंग कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि ओपल ग्लास, ठीक है, 20% अवशोषण का एक व्यास 0.4 मीटर व्यास का एक विसारक गोला 4850 ल्यूमेन प्रकाशीय फ्लक्स के इनकैंडिसेंट लैंप के साथ संलग्न होते हैं, तो गोले की औसत प्रतिदीप्ति ज्ञात कीजिए। औसत प्रतिदीप्ति निकालने के लिए आपसे कहा है, ठीक है। ओपन ग्लास कितना परसेंट है आपका 20% है, तो फ्लक्स उत्सर्जन जो होगा आपका कितना हो जाएगा, फ्लक्स का जो उत्सर्जन हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो 100% होता है टोटल, उसमें से 20% ओपन हो गया अवशोषण हो गया, तो ओपन ग्लास द्वारा अवशोषण हो गया तो 80% बचा, 80% बचा। तो अब ये जो ग्लोब द्वारा जो आपका है, ग्लोब द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स होगा, उत्पन्न फ्लक्स जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा 4850, और इसका कितना 80%, 80/100 करेंगे तो 80/100 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 485 को आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 485 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 485 गुने 8 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 3880, ठीक है, ल्यूमेन मीटर। अब हो गया। अब हमको क्या है, ग्लोब का क्षेत्रफल जो होता है पाई डी स्क्वायर होता है, ग्लोब का क्षेत्रफल कितना होता है, ग्लोब का आप एरिया निकालेंगे तो होगा पाई डी स्क्वायर, ठीक है, पाई डी स्क्वायर हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर हो जाएगा ग्लोब का एरिया। अब देखिए तो औसत जो दीप्ति है आपका, जो हमको निकालना है औसत दीप्ति, औसत दीप्ति निकालना है, तो औसत दीप्ति इक्वल टू क्या होगा, औसत दीप्ति इक्वल टू होगा उत्पन्न फ्लक्स अब बाई क्या पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उत्पन्न फ्लक्स कितना है 3880, आप प्रदीप्त का क्षेत्रफल पाए और डी का स्क्वायर कितना है 0.4 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा 7715 मीटर, पाई का वैल्यू 100 कितना लेना है 22/7 लेना है, तो 1715 कौन है तो 20 के आसपास, तो 1715 तो है नहीं इसमें, तो 7720 ले लेंगे लगभग, ठीक है। आगे चलिए देखिए, अब देखिए इसमें अप्रॉक्स में भी वैल्यू आता है। देखिए क्या कर रहा है कि किसी डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटर पोल की पोलैरिटी कितनी होती है, मेन पोल की तुलना में इंटर पोल की पोलैरिटी, तो इसके आगे घूर्णन की दिशा में अगले मेन पोल की पोलैरिटी के समान होती है, अगले मेन पोल की पोलैरिटी के समान होती है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि सीटीएस वायरिंग में केबल्स की अच्छी तरह से परिपक्व वेल सीजनड और सीधी सैगोन की लकड़ी पर लगाए जाते हैं, जिसकी मोटाई इसमें से किससे कम नहीं होनी चाहिए, किससे कम नहीं होनी चाहिए, तो 10 मीटर से एमएम से कम नहीं होना चाहिए, मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। 30 इंच प्लाज्मा रंगीन टीवी में समांतर बिजली की खपत कितनी होती है, तो बिजली की खपत होती है 30 इंच वाले में प्लाज्मा रंगीन टीवी में 150 वाट, ठीक है।
एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर के घूर्णन, चुंबकीय क्षेत्र की गति और शाफ्ट घूर्णन की गति के बीच का अंतर को क्या कहते हैं? तो इसके अंतर को हम क्या कहते हैं? तो इसके अंतर को हम कहते हैं स्लिप। क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर के घूर्णन, चुंबकीय क्षेत्र की गति और शाफ्ट घूर्णन के बीच के अंतर को स्लिप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होता है? सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होता है? तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है कि एक 120 डिग्री फेज कोण द्वारा स्टेटर ऑफसेट वाइंडिंग के कारण। दीप्त तीव्रता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? दीप्त तीव्रता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो बाहर विकीर्ण किया गया प्रकाशीय फ्लक्स प्रति यूनिट ठोस कोण के द्वारा। ट्रांसफार्मर की सामान्य दक्षता अधिकतम कब होती है? ट्रांसफार्मर की सामान्य दक्षता अधिकतम होती है जब यह एक लोड पर चलता है, जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होते हैं। कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होते हैं। पावर फैक्टर का मान किसके बीच होता है? तो पावर फैक्टर का मान 0 से 1 के बीच होता है। 0 से 1 के बीच होता है। सिंक्रोनस मोटर को दुगुनी उत्तेजित डबल एक्साइटेड एसी मशीन क्यों कहा जाता है? तो डबल एक्साइटेड एसी मशीन कहा जाता है क्योंकि दोनों एसी और डीसी आपूर्ति क्रमशः आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होनी चाहिए, इसलिए। 16 स्क्वायर mm में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल XLPE कॉपर केबल के 1 सेकंड के लिए अधिकतम अनुमत शॉर्ट सर्किट करंट अनुमानित निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है ये? तो ये आपका होता है, जैसे ही हम बात करेंगे इसका, तो ये आपका 2290 एम्पियर हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? तो इसका जब निकालने का बात होगा तो इसको हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन नहीं निकालने का बात होगा तो इसको डायरेक्ट याद भी रख लीजिए। थोड़ा सा है, देखिए यहाँ जब हम बात करेंगे इसका तो क्या होगा, जैसे ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 16 mm स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, समय आपका कितना है? टाइम है 1 सेकेंड। कितना है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड टाइम है और 16 mm स्क्वायर है उसका, तो 16 mm स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ जब भी बात करेंगे 0.143 इंटू 161 करेंगे तो ये कितना होगा? 2.288 के आएगा। तो के आएगा तो इसको एम्पियर को फिर से हम एम्पियर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2290 एम्पियर के। दो लैंप पोस्ट एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर है। देखिए 2 लैंप पोस्ट है, एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए 16 मीटर की दूरी पर उनमें से 200 सीपी के लैंप लगे हुए हैं। 200 सीपी के लैंप लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि दोनों लैंप की बढ़त ऊंचाई 6 मीटर है। 6 मीटर ऊंचाई है, ठीक है, 6 मीटर ऊंचाई। यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 8 मीटर। ये भी हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ बना दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस बना दीजिए। अब कह रहा है कि भूमि पर दोनों लैंप की मध्य दूरी पर प्रतिदीप्ति कितनी होगी? प्रतिदीप्ति निकालना है। तो अब देखिए प्रतिदीप्ति निकालना है आपका, तो हम दोनों लैंप के बीच की दूरी को, तो यहाँ देखिए यहाँ ये वाला L2 L1, ठीक है। अगर हम L2C निकालेंगे, L2C निकालेंगे तो कितना होगा? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये L2 ये वाला, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 36 88 64, तो 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा ना, तो ये 10 मीटर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ cos थीटा 1 निकालना है, तो cos थीटा 1, ठीक है, और cos थीटा 2, थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है, थीटा 2। तो cos थीटा 1 निकालेंगे तो हम क्या होगा? cos थीटा 1 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 6 आधार बाई क्या? कर्ण। कर्ण कितना है आपका? 10, कितना हो जाएगा? 0.6, ठीक है। अब देखिए जो आपका बिंदु ये सी है, क्या है? सी है। सी है पर प्रतिदीप्ति लैंप का दुगुना होना है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2 और सी पी बाई कितना? एच स्क्वायर कॉस 3 थीटा। तो आप देखिए E 2 इंटू 200 बाई कितना? 6 का स्क्वायर इंटू 0.6 का क्यूब करेंगे, ये लगभग 2.5 के इक्वल टू देगा। प्रति मिनट 1.5 मीटर क्यूब पानी को 20 मीटर की ऊंचाई पर उठाने वाले एक पंप को 220 वोल्ट डीसी मोटर चलाता है। यदि कुल दक्षता 72% तो सप्लाई से लिया गया पानी का करंट लगभग कितना होगा? मान लीजिए कि 1.5 मीटर क्यूब का 1000 द्रव्यमान है, ठीक है। अब देखिए 1.5 मीटर क्यूब पर मिनट होता है, पर मिनट इतना दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए उसमें वोल्टेज आपका कितना लग रहा है? 200 वोल्टेज लग रहा है। और करंट लगभग कितना है? करंट आपका दिया है? नहीं, करंट नहीं दिया है, करंट निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ
तो ये जो आपका क्यू निकालोगे आप तो 1.5, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड है। इसको आप क्या करोगे, सेकंड में बदलोगे तो कितना से, 60 से, मिनट था 60 से डिवाइड करोगे। ऊंचाई आपका कितना है, 20 मीटर है। और कुल दस्ता जो है, कुल इफिशियंसी जो है, टोटल इफिशियंसी वो कितना है, 72% है। कितना परसेंट, 72%। तो पंप की शक्ति जो होगा, पीपी, पंप की शक्ति, शक्ति ऑफ पंप, पावर ऑफ पंप, ये होगा क्या, ये आपका हो जाएगा पी क्यू जी एच, ठीक है। अब पी क्यू जी एच 10⁻3। अब देखिए 1.5 और 9 इंटू 81, 1 मिनट, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, 10⁻3 हो जाएगा। इसके बाद 1.5 इंटू 9.8 जी का वैल्यू है, इंटू 20, 9.8/20 इंटू 60 इंटू 0.72। इसको आप सोल्व करोगे तो 6812.5 वाट आएगा। अब देखिए P इक्वल टू होता है क्या आपका, वी आई, तो I इक्वल टू क्या होगा, P बाई वी। अब P कितना निकाले हैं आप, 6812 मतलब 6812.5/220 वोल्ट। अब इसको हल करेंगे तो लगभग 30.96 एम्पियर के आएगा, जिसको हम 31 एम्पियर के बराबर बोल सकते हैं, ठीक है, लगभग। कह रहा है कि उच्च गति सिंक्रोनस जनरेटर में निम्नलिखित में से किस प्राइम मूवर्स का इस्तेमाल किया जाता है, किस प्राइम मूवर का, तो स्टीम टरबाइन का। इंडस्ट्रियल परिवेश के लिए स्वीकार्य अधिकतम बाधा के स्तर को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है ये, तो ये ICE 61,006 मानक, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 6 मानक द्वारा, ठीक है। इंडक्शन हीटिंग में करंट पेनिट्रेशन की गहराई किसके अनुपातिक है, करंट पेनिट्रेशन की गहराई किसके अनुपातिक है, तो ये अनुपातिक आपका किसका होता है, तो ये अनुपातिक होता है आपका 1/√f का, 1/√f का। कम वोल्टेज पर बिजली उत्पादन उच्च वोल्टेज पर बिजली संरक्षण का मुख्य कारण है। कम वोल्टेज पर बिजली उत्पादन और उच्च वोल्टेज पर बिजली संचरण का मुख्य कारण क्या है। बोल रहा है कि कम वोल्टेज पर बिजली उत्पादन और उच्च वोल्टेज पर बिजली संचरण का मुख्य कारण क्या है, तो ये मुख्य कारण होता है जनरेटर की इंसुलेशन लागत वोल्टेज के साथ बढ़ती है। देखिए इसमें देखिए ये आपका कितना है, ये आपसे बोल रहा है कि 36 स्लॉट 6 पोल सिंगल लेयर 3 फेज इन वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केडी बोला है। और केडी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, साइन 2 एम बीटा बाई 2 और एम साइन बीटा बाई 2, ठीक है, 2m बीटा बाई 2 एम साइन बीटा बाई 2। अब देखिए साइन 2 और 30/2, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, साइन 2 30/2 और साइन 2 साइन, ठीक है, 30/2। अब देखिए ये 30 कैसे आया है, तो 30 आया है आपको, अगर हम किसका m का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, m का वैल्यू तो आपका 2 आएगा, 36/3 इंटू 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 6, तो ये 2 आएगा। अगर हम बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 36 पोल है तो 180 डिग्री बाई 36 पोल, तो 36 से आप 180 में आप डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 36 से नहीं 6 से ना, 6 पोल है ना, 36/180 पोल तो 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री। अब इसको साइन 15 का वैल्यू दिया है, दोनों जगह आप रखेंगे तो क्या होगा 1 2 इंटू 2 इंटू 0.25, लगभग कितना 0.96 के बराबर है। सिंगल कोर केबल के डाइलेक्ट्रिक में अधिकतम और न्यूनतम दबाव 50 kV पर सेंटीमीटर RMS, 10 kV CM RMS, कंडक्टर का 2 cm व्यास पर ऑपरेटिंग वोल्टेज है। मान लीजिए कि 5 प्रकृति गुना बराबर लॉगरिथम है, ये लॉगरिथम आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो T मैक्सिमम लॉग ऊपर बनेगा ये, तो 80 पॉइंट कितना 5 kV के बराबर आएगा। कह है कि सभी अर्थ वायर्स और अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर आमतौर पर निम्न से किस विकल्प के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील के। एक 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए किस प्रकार के 2 फुल कन्वर्टर्स की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के 2 फुल कन्वर्टर्स की आवश्यकता होती है, बैक टू बैक जुड़े हुए हैं।
कह रहा है कि यूनिवर्सल मोटरों में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयुक्त की जाती है? तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। कह रहा है कि जब एक शहर में दूर कोई क्षेत्र बाहरी इलाका रिसीविंग स्टेशनों में लाइन द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक स्टेशन है। 11 के भी, 32 के भी, 33 के भी है, 33/11 या 11 के भी। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन के नाम से। ठीक है, अब देखिए, किसी सिंक्रोनस जनरेटर का 5वां हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए कॉइल को कितने डिग्री शॉर्ट पिच करना पड़ेगा? तो ये 36 डिग्री शॉर्ट पिच करना पड़ेगा। कॉइल को कितने डिग्री शॉर्ट पिच? 36 डिग्री शॉर्ट पिच करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है नेक्स्ट, एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन को 120 मीटर की वाटर हेड और 4 इंटू 10⁶ क्यूबिक मीटर क्यूब क्षमता वाले रिजर्वायर से आपूर्ति होती है। यदि कुल दक्षता 80% हो तो कुल उपलब्ध बिजली की गणना kWh में कर रहा है। बिजली कितनी उत्पादन करेगी? देखिए, आपका 1 मीटर क्यूब बराबर कितना दिया है? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू आपका दिया है 1000 क्या ग्राम। ठीक है, अब चलिए देखिए, यहाँ से कुछ देखिए, दिया क्या है? वाटर हेड कितना दिया है आपका? 120 मीटर। यहीं पर देख लीजिए, वाटर हेड, ये आपका WH वाटर हेड दिया हुआ है। ये आपका कितना दिया हुआ है? क्यू दिया है, जो डिस्चार्ज हो रहा है पानी, क्यू, वो कितना है? 4 इंटू 10 के पावर कितना? 4 इंटू 10 के पावर 6 किलोमीटर क्यूबिक मीटर, चाहे मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको ये जो आपका नीटा का वैल्यू दस्ता कितना है? 80% दिया हुआ। 80% को आप बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा, डेसिमल में बदलेंगे तो। ठीक है, अब देखिए, ये 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1 मीटर क्यूब का बात होता है तो 1000 kg ये हो गया, तो 10⁻³ kg के इक्वल टू हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, P इक्वल टू जो पावर जनरेट होगा उसका फॉर्मूला होता है PQGH। अब देखिए, P का वैल्यू आपका कितना था? 10⁻³ P का वैल्यू 4 इंटू 10⁻, क्या 6 और इंटू 9.8 होता है स्मॉल g का वैल्यू, और इसके बाद 120 h का वैल्यू है। इस सब को आप मल्टीप्लाई करोगे तो देगा 4708.8 इंटू 10⁹ वाट। इसको आपको किलो वाट में बदलना है, तो किलो वाट में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? इसको किलो वाट में बदलना है तो आप कितने से? 1000 से डिवाइड दे देंगे तो ये किलो वाट में बदल जाएगा। किलो वाट में बदलेगा तो इसका मतलब हो जाएगा कितना? जब 1000 से डिवाइड करेंगे और किलो वाट को और आवर को अगर आपको बदलना है तो 1000 से तो कितना? 3600 से इसको बदलेंगे तब जूल में बदलेगा, तो ये आपको कितना आ जाएगा? तो 1.0464 इंटू 10⁶ kWh आएगा। इसको आप जीरो हटा देंगे तो कितना आएगा? पॉइंट हटा देंगे तो 0.46400 kgh में आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है कि एक ट्रांसफार्मर के लॉस को किसके योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? लो लॉस को किसके योग के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो एडी करंट और हिस्टोरिस लॉस दोनों के योग के रूप में है। एडी करंट और हिस्टोरिस लॉस कौन में है? 1 और 5, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है? कर रहा है कि थ्री फेज 415 वोल्ट 15 HP, जिसका क्षमता क्या है? दस्ता 0.85 है और पावर फैक्टर क्या है? 0.85 है। तो कह रहा है स्क्वायरल केज मोटर के कंट्रोलिंग स्विच के मानक रेटिंग कितना होगा? चिन्ह अथवा संकेतन अपने प्रचलित अर्थ दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको क्या है, अब वोल्टेज तो आपका दिया हुआ है, ये वोल्टेज दिया हुआ है, ये वोल्टेज तो उतना दिया हुआ है। फेज भी आपका दिया हुआ है, फेज कितना है आपका? फेज भी आपका दिया हुआ है, फेज आपका दिया हुआ है, फेज आपका 3 है, ये भी दिया हुआ है। अब देखिए, फेज भी दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है। अब देखिए, पावर आपका कितना है? 15 HP। HP को आप किस में बदलोगे? अगर वाट में बदलोगे तो 15 इंटू क्या करोगे? 746 वाट। अब 746 वाट करोगे। अब फेज इतना है तो पीएफ कितना है आपका? पीएफ भी आपका दिया हुआ है, यहाँ पीएफ दिया हुआ है। तो अब कह रहा है कि रनिंग करंट का आपका रेट निकालना है। रनिंग करंट का आपका निकालना है आयरन। ठीक है, रनिंग करंट निकालना है तो रेटेड पावर जो आपका दिया होता है बाय क्या करेंगे? √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर इंटू क्या? इफिशियंसी, ये होगा। तो देखिए, रेटेड वोल्टेज आपका कितना था? तो 3 इंटू
रेटेड वोल्टेज आपका हमको कितना दिया हुआ था, रेटेड वोल्टेज हमको निकालना क्या है, आपका निकालना भी है आपका क्या, कंट्रोल स्विच का मानिंग रेटिंग ही निकालना है। तो रेटिंग निकालना है तो आपका रनिंग करंट से नीचे वाला सब का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अब स्टार्टिंग करंट जो आपका होगा, स्टार्टिंग करंट ये इक्वल टू 3 इंटू क्या, रनिंग करंट हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 746 बाई कितना, √3 इंटू 415 इंटू 0.85 इंटू 0.85। इसको सॉल्व करिएगा तो आप लगभग 60 एम्पियर के आसपास आएगा। जो 60 एम्पियर कौन सा एम्पियर ऑप्शन में है, यह ऑप्शन नंबर आपका सी में है। अब देखिए यहाँ कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई वाले लाइट फाइन सब सर्किट के लिए न्यूनतम एल्युमिनियम कंडक्टर का आकार क्या होना चाहिए। तो न्यूनतम एल्युमिनियम कंडक्टर का आकार होना चाहिए 250 वोल्ट ग्रेड के लिए 1/1 या 1/1.4 mm, ठीक है, 1 या 1.4 mm होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि 3 पे फेज इंडक्शन मोटर के 3 वायरों में से किन्हीं 2 के कनेक्शन आपस में बदल दिए जाए तो क्या होगा। कनेक्शन आप आपस में बदल दीजिएगा तो मोटर अब विपरीत दिशा में चलेगा, क्या चलेगा, विपरीत दिशा में। किस दिशा में चलेगा, कनेक्शन बदल दिएगा तो मोटर विपरीत दिशा में चलेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेशनल इलेक्ट्रिक कोड NEC, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवर रिले सेटिंग कितनी होनी चाहिए। तो ओवर रिले सेटिंग होना चाहिए आपको 125 फुल लोड करंट। थर्मल पावर प्लांट में ईंधन ऊर्जा का कितना प्रतिशत वास्तव में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ये 35%, कितना परसेंट, 35%। कह रहा है कि जब इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग क्षेत्र में काम करता है तो स्लिप हमेशा कितनी होती है। तो स्लिप हमेशा कितनी होगी, तो स्लिप हमेशा 1 से अधिक होगी, ठीक है। DC इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का मुख्य फायदा निम्न में से कौन सा है। DC ट्रांसमिशन का मुख्य फायदा है इसके लिए केवल 2 वायरों की आवश्यकता होती है। कितने वायरों की, 2 वायरों की आवश्यकता होती है, इसके लिए केवल 2 वायरों की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे पूछा है कि देखिए कह रहा है कि 300 kVA, ठीक है, 300 kVA 66,000 वोल्ट 440 वोल्ट 50 हेज डेल्टा स्टार कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर प्रति टर्न 7.9 वोल्टेज और उच्च वोल्टेज, निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज पर टर्न की संख्या कितनी होगी। टर्न की संख्या निकालने के लिए कह रहा है E1/N1 इक्वल टू E2/N2। ये आपका 7.9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, N2 इक्वल टू हो जाएगा E2/7.9। अब E2 आपका कितना है, E2 आप अगर निकालोगे तो E2 निकालने के लिए आपको निकालिएगा तो E2 इक्वल टू होगा 440 बाई कितना √3, तो 254 के आसपास आएगा। तो 254 बाई क्या करेंगे आप, 7.9 करेंगे, जो लगभग कितने 32 के आसपास आएगा। तो 32 कहाँ है, 32 आपका कौन सा ऑप्शन में है, उसी को मार के निकल जाए, 32,835, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।